डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डाइट सोनभद्र। आप सभी का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में मैंने आपके पाठ्यक्रम विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जीवों की संरचना अध्याय के अंतर्गत प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति और उसके पश्चात केंद्रक की संरचना और कार्यों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो क्लास में हम कोशिका के दूसरे घटक कोशिका द्रव्य और उसमें पाए जाने वाले कोशिका अंगक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज़ और लाइसोसोम्स के बारे में चर्चा करूँगा। तो आज का क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं दो शब्दावलियों यानी कि टर्मिनोलॉजीज़ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में क्या अंतर होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में सबसे बाहर की तरफ है क्या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर उसके नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म है, नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है, जो द्रव भरा हुआ साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बीच में क्या है, केंद्रक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों और न्यूक्लियस का योग जो होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और यदि हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा दें, यानी कि उसमें सिर्फ न्यूक्लियस हटा दें, तो जो चीज़ बचेगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म इज़ प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। तो ये अंतर है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोशिका का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक आवरण के बीच उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आप यहाँ पे ये चित्र देख रहे हैं, एनिमल का सेल स्ट्रक्चर है और ये है प्लांट का सेल स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक। अब केंद्रक जानते हैं कि जो बाहरी संरचना होती है केंद्रक आवरण है, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच में जो भी संरचना पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसी प्रकार से ये पादप कोशिका में भी क्या है, केंद्रक आवरण और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जितने भी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य एक जली आधार पदार्थ है, यानी कि इट इज़ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसे हम साइटोसॉल बोलते हैं। तो कोशिका क्या है, जो कोशिका द्रव्य होता है वो एक जली आधार है, मतलब कि एक्वस बेस है, मतलब आधार है, जिसे हम साइटोसॉल कहते हैं। और साइटोसॉल में ही क्या होते हैं, अनेक प्रकार के कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल्स, स्टोर्ड फूड मटेरियल जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड और अनेक प्रकार के अपशिष्ट यानी कि अनयूजफुल या बेकार पदार्थ पाए जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो साइटोसॉल जो होता है ये किसको बनाता है, साइटोप्लाज्म बनाता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है क्या है, ये
आधार देता है, विभिन्न कोशिकांगों को आधार देता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म में लगभग 90% जल होता है, जिसमें अनेक जैव रसायन यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि साल्ट्स, शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स और विलेय जो गैसेस होती हैं घुली रहती हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ धागे के समान संरचनाएं पाई जा रही हैं। ये है जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, है ना। तो साइटोसॉयल में क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट नामक प्रोटीन तंतुओं का जाल भी पाया जाता है। इस सामूहिक रूप से इस जाल को हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर बोलते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है यानी कि उसका जो पंजर होता है कोशिकाओं की आकृति को बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है। और यही साइटोस्केलेटन जो होता है कोशिकाओं की संचलन यानी मूवमेंट में सहायता करता है। तो हमारा कहने मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म क्या है? एक एक्वस बेस है, यानी कि ये जलीय आधार है जिसमें क्या है विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक क्या है स्थापित हैं। ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या है 90% जल का बना होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक अणु और विभिन्न प्रकार की विलेय गैसेस घुली रहती हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं? प्रोटीन के तंतु, मतलब कि प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं इधर उधर पड़े रहते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर कहते हैं। और ये कोशिका पंजर क्या करता है? जैसे कि हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं शरीर को क्या करती हैं? आकार प्रदान करती हैं और हमारे गमन में सहायता करती हैं, संचालन मतलब मूवमेंट में सहायता करती हैं। तो उसी प्रकार से जो साइटोस्केलेटन होता है या कोशिका पंजर होता है, ये कोशिकाओं को एक निश्चित आकार देता है और साथ ही साथ कोशिकाओं के गमन में यानी मूवमेंट में क्या करता है? ये सहायता करता है। जैसे अमीबा क्या है? एक कोश की जंतु है, तो उसको गमन जो वो भी क्या है एक स्थान से दूसरे जाता है, तो उसको चलने में जो सहायता करता है वो क्या करता है? उसका साइटोस्केलेटन करता है। इसी प्रकार से जो एक जीवित कोशिका होती है उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है? निरंतर गति करता रहता है। तो उस गति को उस गति के लिए जो आवश्यक जो अंग है, आवश्यक जो उस गति को जारी रखने के लिए क्या होता है? साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म का क्या कार्य है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, आयन इत्यादि के संग्राहक का कार्य करता है। यानी कि ये सब जो विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। और साइटोप्लाज्म में ही एक प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस जो कि शोषण से संबंधित होती है, जिससे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। वो प्रक्रिया भी क्या होती है? साइटोसॉल में होती है। इसी के साथ ही साइटोप्लाज्म में ही वसा अम्ल जिससे क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के लिपिड्स या वसा बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स तथा कुछ अमीनो अम्लों का भी निर्माण होता है। तो हमने अभी चर्चा की साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म के कार्य क्या होते हैं।
अब हम बात करते हैं कोशिका अंगकों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ उपापचयी या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये आप जानते हैं कि ये सब कहाँ होती हैं, कोशिका में होती हैं। इसीलिए हम कोशिका को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिससे क्या होता है, जीवन की निरंतरता बनी रहती है। और जैसे कि कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे कि रिस्पिरेशन, निश्वसन, ठीक है ना, पाचन, उत्सर्जन, ठीक है ना, ये सब कहाँ आती हैं, कोशिका में होती हैं। विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए कोशिकाओं ने क्या किया है, अपने भीतर झिल्लियों से घिरी हुई अंगकों का विकास किया हुआ है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि भाई सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि साइटोसॉल में अपने आप होती रहती हैं। इसके लिए क्या है, कोशिकाओं ने अपने अंदर क्या बना, ऑर्गन बनाए हुए हैं, ठीक है ना। और ये ऑर्गन क्या होते हैं, झिल्ली से हुए घिरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। और या कभी कभी हम कहते हैं कोशिका के लघु अंग भी बोलते हैं, स्मॉल ऑर्गन ऑफ सेल्स। कोशिका अंगक क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, और ये कोशिका का जीवित भाग बनाते हैं। प्रत्येक कोशिकांग यानी कि जो ना सेल ऑर्गेनल्स की आकृति, संरचना और कार्य निश्चित होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, अंतःप्रद्रवीय जालिका, गाल्गी उपकरण, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब क्या है, जो कोशिका अंगक होते हैं, इनकी संरचना और इनके कार्य क्या है, फिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये कोशिका अंगक हो गए हैं। तो इन कोशिका अंगकों में सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अंतःप्रद्रवीय जालिका, अंतःप्रद्रवीय जालिका की खोज पोर्टर एंड थॉमसन ने सन 1945 में की थी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, पोर्टर एंड थॉमसन ने। और इसकी संरचना कैसे होती है, कोशिका के जो केंद्रक, खासतौर से केंद्रक आवरण, ठीक है ना, कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाओं का क्या होता है, एक जाल होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और केंद्रक है। केंद्रक के बीच में आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर का क्या एक जाल दिखाई दे रहा है, केंद्रक को घेरे हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पादप कोशिका में है। इसी प्रकार से ये जंतु कोशिका में भी क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक मेम्ब्रेन, ठीक है ना, या न्यूक्लियर इनवेलप के बीच में क्या है, ट्यूब लाइक, मतलब कि क्या नलिकाओं का क्या है, जाल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है ना। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो जाल है, उसका एक सिरा क्या होता है, केंद्रक की बाहरी झिल्ली यानी कि आउटर न्यूक्लियर इनवेलप से जुड़ा होता है, तथा इस जाल का जो दूसरा सिरा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इस चित्र में और इस चित्र में तो ये तो दिखाई दे रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है, खासतौर से जंतु कोशिका में दिखाई दे रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जाल है उसका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रक आवरण से, और दूसरा सिरा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है तो नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु ये जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि ये टिपिकल सेल स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें ये नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, दो प्रकार की होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अलग से चित्र है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसका आप देख रहे हैं ध्यान से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिरा जो है केंद्रक के केंद्रक आवरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा सिरा हुआ क्या है जो जिसमें नहीं दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का पाया जाता है, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दूसरा है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो खुरदरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके जो झिल्ली होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, दाने दिखाई दे रहे हैं, और ये दाने जो हैं ये जो दाने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। यानी कि राइबोसोम्स वो एक अलग कोशिका अंगक है। वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वाल होती है, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उससे क्या होती है, संलग्न होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी सतह खुरदरी दिखाई देती है। इसीलिए हम इस प्रकार का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका या रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका ही बोलते हैं। और दूसरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो झिल्ली है, ठीक है ना, वो क्या है, स्मूथ है। यहाँ पे क्या है, स्मूथ है। स्मूथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो राइबोसोम्स हैं इसकी झिल्ली से नहीं जुड़े हुए होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। तो सबसे पहला कार्य है, आप देख रहे हैं कि यह कोशिका को आधार प्रदान करने वाला कंकाली ढांचा बनाता है। जिस प्रकार से साइटोस्केलेटन भी क्या करता है, कोशिका का एक क्या होता है, आकार प्रदान करने के लिए क्या होता है, कंकाली ढांचा बनाता है। उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, कंकाली ढांचा बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, आप देख रहे हैं किससे जुड़ा हुआ है, केंद्र से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा से किससे जुड़ा हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जुड़ी दूसरी कोशिका होती है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये काम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच केंद्रकीय पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक कोशिका में केंद्रक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा क्या है, केंद्रक से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, दूसरी जब कोशिका जुड़ी होती है तो दूसरी कोशिका का भी क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से जुड़ा होगा और वो आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, दूसरे कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा। इस प्रकार से क्या वो एक मार्ग क्रिएट हो जाता है जो कि क्या करता है, एक कोशिका के जो न्यूक्लियस का जो केंद्रकीय पदार्थ है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, वो दूसरी कोशिका के दूसरी कोशिका केंद्र के न्यूक्लियर मटेरियल को क्या होता है, एक दूसरे में क्या करते हैं, वो आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए क्या करते हैं, ये मार्ग प्रदान करते हैं। और जो इसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकना वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो कि वसा, ठीक है ना, लिपिड्स, एस्टेरॉइड्स, ठीक है ना, तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, इसमें जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं क्या एंजाइम्स, सॉरी एंजाइम नहीं, लिपिड्स यानी कि वसा, स्टेरॉइड्स तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर क्या राइबोसोम उपस्थित होता है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं। तो उन जो प्रोटीन्स होती हैं जो राइबोसोम्स बनती हैं, ठीक है ना, उनका क्या करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जो कि वो रॉ मटेरियल है प्रोटीन का, वो अभी क्या किसी काम लायक नहीं है, और उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। ठीक है ना, उसमें मॉडिफिकेशन में संशोधन होंगे, तब वह एक्टिव प्रोटीन बनेगी। तो राइबोसोम्स पे जो प्रोटीन बनते हैं उसके लिए क्या करती है, इसका ये ट्रांसपोर्ट करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन या कह सकते हैं निराविषीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों के शरीर में, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं मेडिसिन्स, ठीक है ना, औषधियाँ जैसे कि एस्पिरिन, कीटाणुनाशक जैसे डीडीटी, पेट्रोलियम पदार्थ तथा विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, भोजन के जरिए, वायु के जरिए अथवा जल के जरिए क्या होते हैं, शरीर में पहुंच जाते हैं, जो कि शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो उन सब जो ये सब जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, ठीक है ना, इनको वो क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफाई करती है, इनको वो नष्ट करती है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है कोशिकाओं में, वो बाहर से आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों यानी कि पॉल्यूटेंट्स, कीटाणुनाशकों, ठीक है ना, और विभिन्न प्रकार की जो हम औषधियाँ खाते हैं उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको क्या है, औषधियों की जो टॉक्सिसिटी है उसको क्या करते हैं, नष्ट करती है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भाग लेता है। अब हम दूसरी कोशिकांगक राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था, किसमें, जंतु कोशिका में, और रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसकी खोज प्लांट कोशिका में की थी, यानी पादप कोशिका में की थी। तो राइबोसोम क्या होता है, सघन गोलाकार तथा दानेदार कण होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जा सकते हैं अथवा अंतःप्रद्रवी जाल का यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संलग्न पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े हुए थे। तो ये जो जुड़े हुए एंडोप्लाज्मिक, ये क्या है, राइबोसोम्स क्या है जो कि एंडोप्लाज्मिक से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में क्या है, स्वतंत्र रूप से इधर उधर बिखरे हुए भी होते हैं। तो राइबोसोम कैसे होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, दानेदार होते हैं, बहुत छोटे मार्के होते हैं। और इसमें खास बात ये है कि राइबोसोम्स के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। जैसे कि हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से बना हुआ होता है, ठीक है ना, गाल्गी कम्प्लेक्स झिल्ली से बना हुआ पढ़ेंगे, ठीक है ना, लाइसोसोम झिल्ली से बना हुआ पढ़ेंगे, ठीक है ना। परंतु राइबोसोम एक ऐसा अंगक है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। और आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि राइबोसोम्स के दो भाग हैं, एक छोटा भाग है, एक बड़ा भाग है। तो छोटे वाले भाग बोलते हैं राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट, तथा जो बड़ा वाला भाग है लाल रंग से दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट। ठीक है ना। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और 80
एस राइबोसोम्स। जो 80S राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। और रासायनिक रूप से राइबोसोम्स जो होते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड, रिबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। तो हमने जाना राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये बहुत सघन गोलाकार तथा दानेदार कार्ड होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संलग्न पाए जाते हैं। इसके अलावा वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है ये। और ये क्या होता है? रिबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। और राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स दो खंडों से मिलकर बना होता है। छोटा खंडक उसे हम बोलते हैं राइबोसोमल स्मॉल यूनिट, बड़ा जो खंड होता है उसको बोलते हैं राइबोसोमल लार्ज यूनिट। अब हम बात करेंगे प्रोटीन राइबोसोम की कार्य। राइबोसोम्स क्या करते हैं? अमीनो अम्लों की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है। कैसे कर रहे हैं? वो अमीनो अम्ल, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए मतलब कि की सहायता से क्या करते हैं? मतलब कि अमीनो एसिड्स, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स को जोड़ करके ये क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसके लिए आवश्यक होता है mRNA, ठीक है, और tRNA। और इसीलिए हम राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं। कोशिकाओं में जो राइबोसोम कोशिकांग है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं, या राइबोसोम फैक्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है। अब हम दूसरी कोशिकांगक या सेल ऑर्गेनेल गाल्गी उपकरण, गाल्गी काय या गाल्गी सम्मिश्रण यानी कि गाल्गी अपैरेटस, गाल्गी बॉडीज या गाल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। गाल्गी उपकरण या गाल्गी बॉडीज या गाल्गी अपैरेटस की जो खोज की थी कैमिलियो गाल्गी ने की थी। जो गाल्गी बॉडीज होती हैं या गाल्गी उपकरण जो भी कहिए, ये क्या होते हैं? द्रव से भरे हुए आशयों, ठीक है ना, वेसिकल्स। अब देख रहे हैं वेसिकल्स यहाँ पे हैं, और रिक्तिकाओं, वैक्यूल्स, ठीक है, तथा चपटी कुंडिकाओं यानी कि सिस्टर्न का बना एक सेट होता है। ठीक है, जो झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं गाल्गी अपैरेटस का। ये गाल्गी अपैरेटस क्या है? एक सेट होता है किसका? यहाँ पर देख रहे हैं सिस्टर्न्स का, सिस्टर्न लिखा हुआ है। एक ये क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, बंद मुंह वाली ट्यूब के समान या नलिकाओं के समान संरचनाएं होती हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टर्न बोलते हैं या कुंडिकाएं बोलते हैं। ठीक है, कुंडिकाएं। और यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की तरफ छोटे छोटे गोल संरचनाएं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स या आशय बोलते हैं। और चित्र के ऊपर की तरफ देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या है? कुछ बड़े बड़ी गोलाकार संरचनाएं हैं, उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं या डिस्चार्ज वेसिकल्स बोला गया है इसमें। तो ये जो गाल्गी अपैरेटस होता है
ये एक सेट होता है किसका वेसिकल्स, सिस्टर्न और वैक्यूल्स का, ठीक है ना। तो एक गाल्गी अपरेटस या एक गाल्गी बॉडीज़ में क्या होते हैं, जो सिस्टर्न की संख्या 3 से लेकर के 12 तक हो सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गाल्गी अपरेटस है या बॉडी है, इसमें क्या है, जो सिस्टर्न है कुछ क्या वक्राकार हैं। इसकी वजह से क्या होता है, गाल्गी बॉडी में 2 सतह बन जाते हैं, ठीक है ना। सिस सतह यानी कि सिस फेज और ट्रांस फेज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो उत्तल वाला हिस्सा है, मतलब कि उत्तल तल है, यानी कि जो कन्वेक्स फेस है गाल्गी बॉडीज का, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस फेज या फॉर्मिंग फेस बोल रहे हैं, ठीक ना, निर्माण तल। उसी प्रकार से जो अवतल वाला फेस है, कनकेव फेस है गाल्गी बॉडीज का, उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। तो कोशिका में जो ट्रांस फेज होता है, इसी तरह देख रहे हैं आप, क्या है, जो ट्रांस फेज होता है गाल्गी बॉडीज का, वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ क्या होता है, अरेंज होता है। इसी प्रकार से एनिमल में सेल भी आप देख रहे हैं कि जो ट्रांस फेज है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, ट्रांस फेज इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सिस फेज जो होता है गाल्गी बॉडीज का, वो क्या है, केंद्रक की तरफ है। इसी प्रकार से इस पादप कोशिका में देख रहे हैं कि जो सिस फेज है वो क्या होता है, केंद्रक की तरफ है, ठीक है। और प्लांट सेल में गाल्गी बॉडीज को हम डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस फेज होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिस फेज में ये जो वेसिकल्स होती हैं, अब वेसिकल्स आती कहाँ से हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन से आती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, वेसिकल्स उत्पन्न हो रही हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग या मुकुलन। और ये क्या करती हैं, यहाँ से अलग होने के बाद गाल्गी बॉडीज की जो सिस्टर्न होती हैं उससे वो जुड़ जाती हैं। इसमें होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनता है राइबोसोम की सहायता से, वो क्या होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हुए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे लिपिड्स बनती हैं, तो वो वहाँ से क्या है, प्रोटीन आती हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती हैं, लिपिड्स जो होती हैं वो आपस में मिक्स हो करके वो वेसिकल्स के रूप में या क्या होते हैं, आशय के रूप में वो एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कट जाती हैं, और वो कट करके क्या करती हैं, वो सिस्टर्न, गाल्गी बॉडीज के सिस्टर्न से जुड़ जाती हैं। तो उसका जो वो जो प्रोटीन और लिपिड उसमें है, उसकी वो इन सिस्टर्नों में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, यानी कि रूपांतरण होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आती हैं और लिपिड्स आती हैं, वो क्या होती हैं, वो इनएक्टिव होती हैं, वो किसी खास काम करने के लिए निर्धारित नहीं होती हैं। और इस गाल्गी बॉडीज में उनका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, संशोधन होता है, और उसके बाद क्या होती हैं, वो एक्टिव प्रोटीन जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स के रूप में वो परिवर्तित होती हैं। और वो सिस्टर्न से क्या होती हैं, फिर वो बड़े बड़े वेसिकल्स जिसे हम वैक्यूल्स बोलते हैं, वो वहाँ से अलग होकर के वो कहते हैं कोशिका से बाहर, कोशिका के बाहर निकलने के लिए क्या होती हैं, वो तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो ये गाल्गी बॉडीज़ हो गई। अब हम गाल्गी बॉडीज़ कहाँ पाए जाते हैं। जो गाल्गी बॉडीज़ होती हैं ये सारे पादपों और जीवों में पाए जाते हैं, सिवाय जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि सब क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई क्या मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब क्या प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें अनुपस्थित हो गई होगा। साथ ही में ये कहाँ नहीं पाया जाता है, जो स्तनधारी होते हैं उनके जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उसमें भी क्या होता है, गाल्गी बॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। साथ ही साथ
जो हमारा क्या होता है कि परिपक्व शुक्राणु होता है उसके अंदर भी गल्गी बॉडीज अनुपस्थित होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे गल्गी बॉडीज के कार्य। गल्गी बॉडीज का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? सिक्रीशन है। किसका सिक्रीशन करता है? कोशिकीय पदार्थों का संचयन और सिक्रीशन करता है। कैसे कोशिकीय पदार्थ? हमने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आते हैं? प्रोटीन आते हैं और लिपिड्स आते हैं। उनको क्या करता है? वो प्रोसेसिंग करता है और उनको क्या होता है? विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम में कन्वर्ट करता है। तो उनको क्या होता है? उनको स्टोर भी करता है और जरूरत पड़ने पर क्या होता है? वो गल्गी बॉडीज से वैक्यूल के रूप में वो अलग होकर के वो क्या होते हैं? श्रावण के लिए तैयार हो जाती हैं। तो कोशिकीय पदार्थों जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स और म्यूकस का क्या कहते हैं? म्यूकस का और जो दूध ग्रंथियों से मिल्क प्रोटीन्स का क्या कहते हैं? वो श्रावण करती हैं। ठीक है। क्या करती? दूसरा काम क्या है? ये कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति तथा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल में और जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? वो गल्गी बॉडीज के द्वारा होता है। साथ ही साथ ये कुछ विशेष प्रकार के और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का भी निर्माण करती हैं गल्गी बॉडीज। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती हैं। ठीक है। और शुक्राणुओं के एक्रोसोम का भी निर्माण कौन करता है? जो कोशिका जो शुक्राणु होता है उसका जो हेड होता है उसमें क्या उसको एक्रोसोम नामक संरचना पाती है। एक्रोसोम नामक संरचना पाई जाती है। उसका निर्माण भी कौन करता है? ये गल्गी बॉडीज ही करती हैं। और कोशिका में जो दूसरा कोशिका अंग जो लाइसोसोम्स होता है उसका भी निर्माण गल्गी उपकरण ही करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया गल्गी उपकरण के बारे में। अब हम आगे चर्चा करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स की खोज क्रिश्चियन डी डुए ने की थी। किसने की? क्रिश्चियन डी डुए ने की। लाइसोसोम एक झिल्ली द्वारा घिरी हुई नन्ही गोलाकार थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। ये भी क्या होती हैं? बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं। और ये एक झिल्ली से की होती हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्ली से बनी हुई होती है, गल्गी बॉडीज एक झिल्ली से बनी होती है, उसी प्रकार से लाइसोसोम्स भी क्या होता है? एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। यहाँ पर एक बात को फिर ध्यान रखना है कि राइबोसोम्स के ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं? इधर उधर समान रूप से पाई जाती हैं। लाइसोसोम्स क्या होती हैं? वो सैक लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है ना, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में समान रूप से पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ सिर्फ केंद्रक के पास पाया जाए या गल्गी बॉडीज के रूप में वो केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाया जाए। ठीक है ना। ये क्या होती हैं? इक्वल रूप से पूरी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है ना। प्रत्येक लाइसोसोम में क्या होते हैं? शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं जो सभी प्रकार के जटिल जैव अणु मतलब कि कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड, ठीक है ना, आदि को सरल अणुओं में तोड़ देती है। क्या करती है कि प्रोटीन को तोड़ करके वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ कर वो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देती है, हो गई लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है। तो किसके जरिए होता है? जो लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स को वो तोड़ करके पाचन करके क्या होती हैं? स्मॉल बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती हैं।
और लाइसोसोम्स के जो एंजाइम होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, एंजाइम्स और प्रोटीन्स होती हैं, ये जो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसमें होता क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड निकलते हैं। ये लिपिड और इस प्रोटीन और लिपिड का प्रोसेसिंग कहाँ होता है, इन गोल्गी बॉडीज़ में होता है। और गोल्गी बॉडीज़ क्या बनाती हैं, लाइसोसोम्स बनाती हैं। अब लाइसोसोम्स के हम कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा खाना का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है, वो क्या है, वाह्य पाचन है, वाह्य कोशिकीय पाचन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ठीक है ना। और लाइसोसोम्स का काम करता है इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में काम करता है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग से बोलते हैं, पाचक थैले बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, कोशिका में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के बाहरी संक्रमण को ये नष्ट कर देती हैं। बाहरी संक्रमण किसका होता है, वायरस का होता है, बैक्टीरिया का होता है, ठीक है ना, प्रोटोजोन्स का होता है। तो ये क्या करती हैं, जब ये कोशिका के अंदर प्रवेश करती हैं तो इनको कौन नष्ट करता है, लाइसोसोम्स नष्ट करती हैं अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के जरिए, ठीक है ना। और इस प्रकार की क्या करती हैं, कोशिकाओं की संक्रमणों से, विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण से कोशिका की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। लाइसोसोम्स टूटे फूटे और कमज़ोर और मृत कोशिका अंग को तथा जो कमज़ोर कोशिकाएं होती हैं या मृत कोशिकाएं होती हैं, यानी कि मृत, कमज़ोर और मृत कोशिकांगों को और कमज़ोर और मृत कोशिकाओं को भी क्या करती हैं, ये पचा करके दूर कर देते हैं, ठीक है ना। और नए कोशिका अंगकों के लिए जगह बनाते हैं, ठीक है ना। तो लाइसोसोम्स क्या करती हैं, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल खराब हो गए हैं या वो डेड हो गए हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो पचा करके वो नष्ट कर देती हैं और उसकी जगह बनाती हैं, जिससे कि वो क्या नए प्रकार की कोशिका अंग है। उसी प्रकार से जब कोशिका बेकार हो जाती है, पूर्ण कोशिका बेकार होती है, तो उसको भी वो क्या कहते हैं, पाचन कर देती हैं और स्पेस बनाती हैं कि जिससे नई कोशिकाओं का, उसकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण हो। तो इस प्रकार से ये जो कोशिका का मलबा होता है, सेलुलर डेब्रीज होती है, को दूर करते हैं। इसलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर भी बोलते हैं और कोशिकीय गृह रक्षक यानी कि सेलुलर हाउसकीपर भी बोलते हैं, ठीक है। या इसको कभी कभी कहते हैं गार्बेज डिस्पोजल बैग से बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है कोशिकाओं का, उसको क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इसका अगला कार्य। कभी कभी लाइसोसोम्स की झिल्ली के फट जाने पर क्या होता है, इसके अंदर उपस्थित जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जब कभी कभी क्या होता है कि कोशिका के अंदर किसी आघात की वजह से या किसी अन्य कारणों से लाइसोसोम्स की झिल्ली फट जाती है, तो इसके अंदर जो ये एंजाइम्स हैं वो क्या होती हैं, वो बाहर रहती है साइटोप्लाज्म में, और ये क्या करती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो कोशिका के सारे अवयवों का, यानी कोशिकांगों का और जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं सबका ये पाचन करती है, या इस कह सकते हैं कि ये पूरी कोशिका को ही पाचन करती हैं जिस कोशिका में ये पाई जाती हैं। यानी कि इसलिए इसको हम क्या करते हैं, सुसाइडल बैग से बोलते हैं, आत्मघाती थैलियाँ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम्स की जो यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली से जो बनी हुई है, वो झिल्ली क्या होती है, यूनिलेयर झिल्ली है, वो फट जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कोशिका द्रव्य
के अंदर आ जाते हैं और वे कोशिका का पूरी कोशिका का ही पाचन करते हैं, यानी कि जिस कोशिका में ये रहते हैं उसी कोशिका को ये पूरा क्या कहते हैं, पचा डालते हैं। इसीलिए इसको हम आत्मघाती थैलियाँ बोलते हैं या सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने चर्चा किया साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज़ और लाइसोसोम्स के बारे में। अब आगे की वीडियो क्लास में हम अन्य कोशिकांगों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।